नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं कंबाइंड क्लास रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन सा होगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र बताने हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा CnH2n-2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। CnH2n-2 ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब। दोस्तों, बतानी है कि संयुक्त सरकार देश में कब बनती है। तो आप लोग याद रखेंगे बहुदलीय संगठन हो तब, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त सरकार देश में कब बनती है? जब दोस्तों बहुदलीय संगठन हो, यानी कि एक से अधिक संगठन मिल करके देश में संयुक्त सरकार का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय संगठन हो तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वातावरण के संदर्भ में, जी हाँ दोस्तों, जीवों के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वातावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में क्या हुआ था? पारित हुआ था या हस्ताक्षरित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5 मार्च, इस तारीख को भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आप सभी याद रखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश बंधु इनमें से किन्हें कहा जाता है? देश बंधु दोस्तों, बताने कि किनका उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे देश बंधु चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, देश बंधु किनका उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे चित्तरंजन दास का उपनाम है देश बंधु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देश में बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे परम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देश में बनाए गए पहले भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे परम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, बतानी है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है ये किनके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत के संसद के पास, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है वो भारत के संसद के पास है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? जी हाँ दोस्तों, बताने हैं कि किस शासक ने अपने को क्या कहा, क्या कहलवाया? देवताओं का प्रिय। तो आप लोग याद रखेंगे अशोक, सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने आप को क्या कहलवाया? देवताओं का प्रिय। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी शैल भूपटल की क्या है? प्राचीनतम शैल है, यानी कि चट्टान है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आग्नेय शैल, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों आग्नेय शैल है ये भूपटल की सबसे प्राचीनतम शैल है, चट्टान है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग्नेय शैल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान की व्याख्या कैसे की जा सकती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है वो कैसे की जा सकती है। तो आप लोग याद रखेंगे जो हमारा संविधान है दोस्तों ये उदारता और कठोरता का क्या है? मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो संविधान है ये उदारता और कठोरता का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी व NTPC परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का क्या है? स्रोत नहीं है, अर्थात सोर्स नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है, ये क्या है? ये बायोमास ऊर्जा का एक सोर्स नहीं है। बाकी ऑप्शन ए में है लकड़ी, बिल्कुल ये बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत है। ऑप्शन बी में है गोबर, बिल्कुल ये भी दोस्तों बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत है। और ऑप्शन सी में है कोयला। ये तीनों क्या है? ये तीनों बायोमास ऊर्जा का स्रोत का एग्जाम्पल है। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों ये क्या है? ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सबसे पहले कब जारी किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2002 में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सन 2002 ईस्वी में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में, यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केवलर का, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, केवलर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका उपयोग किया जाता है कहां पर? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे केवलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से महीने वापसी मॉनसून यानी कि लौटता हुआ मॉनसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? देखिए दोस्तों प्रश्न है
कि भारत का वो कौन सा महीना है जिस महीने को वापसी मानसून कहा जाता है, अर्थात लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर और नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में अक्टूबर और नवंबर महीने को दोस्तों वापसी मानसून के महीने के नाम से जाना जाता है, लौटता हुआ मानसून मौसम के लिए जाना जाता है। आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि कभी कभी इस महीने में भी वर्षा हो जाती है, अर्थात वो जो मानसून है वो लौटता हुआ मानसून होता है, यानी कि मानसून की वापसी होती है। और इसी के लिए इस महीने को जाना जाता है अक्टूबर और नवंबर को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी, तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के कारण होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होगी। तो आप लोग याद रखेंगे गामा तरंगे, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, गामा तरंगे में दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति होगी, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? दोस्तों बताने है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गर्भनाल में कुल कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 2 धमनियां पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? मैग्नीशियम की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, एक सामान्य वयस्क मानव के शरीर में। तो आप लोग याद रखेंगे 25 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में दोस्तों लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति इनकी रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है ये संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 243 डी, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत पंचायती राज संस्था में दोस्तों अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 243 डी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? दोस्तों प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो कि बंगाल में हुई थी दोस्तों, इसकी घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस इसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों ये करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि यह कथन किनका है, साक्षरता अपने आप में क्या है, शिक्षा नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे गांधी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में
किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दोस्तों चट्टान का निर्माण होता है ऊष्मा और दबाव के कारण, वो दोस्तों चट्टान है, आप लोग याद रखेंगे, कायांतरित चट्टान। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। पृथ्वी के अंदर दोस्तों इसी चट्टान का निर्माण होता है। कैसे? अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित चट्टान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, दार्शनिक विषयों से संबंधित पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे अभिधम पिटक, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अभिधम पिटक नाम है धार्मिक विषयों से संबंधित बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो त्रिपिटक को माना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछ रहा है, तो वो आप लोग याद रखेंगे अभिधम पिटक, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? दोस्तों, बतानी है कि बिस्वा का क्या अर्थ होता है, जो कि क्या है, एक सल्तनतकालीन शब्द है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है चांदी का सिक्का, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? तो आप लोग याद रखेंगे चांदी का सिक्का इसका मतलब होता है, बिस्वा का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? दोस्तों, बतानी है विजयनगर शासक का, विजयनगर के वो कौन से शासक थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो आप लोग याद रखेंगे देवराय प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, देवराय प्रथम जो कि क्या थे, एक विजयनगर शासक थे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, देवराय प्रथम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बताने हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जी हां दोस्तों, बताने कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत, तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश। यही दोस्तों पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों, बतानी है कि हमारे पाचन तंत्र से कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। HCl भी कहा जाता है इसे। मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित होने वाला अम्ल है कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कंबाइंड प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे।
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंबाइंड क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।